हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि गुप्ता डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के शिक्षा के नवीन प्रयास का जो ऑनलाइन वीडियो का आदेश है उसके तहत पहला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है कि प्रारंभिक इसके प्रथम यूनिट हमने पढ़ा ली थी पहले से। सेकेंड यूनिट के तहत प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां, अर्थात सेकेंड यूनिट जो है कि प्रारंभिक शिक्षा जिसको हम प्राथमिक शिक्षा भी कहते हैं। प्राथमिक शिक्षा को अगर कहा जाए तो इसको प्रमुख शिक्षा भी कहा जा सकता है, मुख्य शिक्षा, या आज के समय में अगर प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं तो 1 से 5 तक की शिक्षा को हम प्राथमिक शिक्षा की संज्ञा देते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां, वो कौन कौन सी आयोग एवं समितियां हैं उसके संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत प्रथम पॉइंट है कि स्वतंत्रता से पूर्व एवं पश्चात, स्वतंत्रता से पूर्व एवं पश्चात की संक्षिप्त जानकारी, कि स्वतंत्रता से पहले और बाद की कौन कौन सी संक्षिप्त जानकारी है वो हम देख लेते हैं। उसके अंतर्गत जो जो प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जो विकास हुआ है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। उसके अंतर्गत सबसे थोड़ा सा एक समरी देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसका कैसे कैसे आगे विकास हुआ। थोड़ी समरी में देखेंगे कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 27 मई 1498 में वास्को डी गामा ने, जो एक पुर्तगाली नागरिक था, भारत के पूर्वी तट में कालीकट नामक बंदरगाह पर उतरा। अर्थात जो जल मार्ग की खोज की वो किसने की? पुर्तगाली नागरिक वास्को डी गामा ने। सर्वप्रथम पुर्तगाली नागरिक वास्को डी गामा ने भारत के जल मार्ग की खोज की और खोज करके वो कहां पर सर्वप्रथम उतरा था? कालीकट बंदरगाह पर उतरा था, भारत के पूर्वी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह। इसीलिए कहा जलमार्ग की खोज। पुर्तगाली नागरिक का जलमार्ग की खोज हो गई तो 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण किया। गोवा पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया और अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। ठीक है, भारत आए, लिखा, और 100 साल तक एक छत्र राज किया। कोई और यूरोपीय देश यहां नहीं आकर मतलब व्यापार नहीं किया, इन्होंने एक छत्र व्यापार किया 100 साल। उसके बाद 1600 में, जैसे आपने जानते हैं, अंग्रेज भारत आए, लेकिन जो व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की अनुमति जो मिली थी वो 1613 में मिली थी, जहांगीर ने दी थी। सूरत में स्थापित करने की अनुमति मिली थी इनको। 1667 में फ्रांसीसी आए थे, 1680 में डेन आए थे और 17वीं शताब्दी के मध्य में यूके डच आए थे, हालैंड के निवासी। तो इतने लोग भारत में व्यापार करने आए, कौन कौन से? पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेन और डच। इतने लोग आए और इतने लोग आए, ये सब यूरोपीय थे। और यूरोप में जैसे आप जानते हैं ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार है, तो ये इनके साथ साथ ईसाई मिशनरियां भी आई और यहाँ पर अपने धर्म का प्रसार किया, साथ साथ शिक्षा का प्रसार किया। हम आगे एक अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान लेते हैं भारतीय शिक्षा का इतिहास को कैसे कैसे पढ़ा। अगर हम वैदिक काल से पहले शुरुआत माना जाता है, वैदिक काल से, जहां वेदों की शिक्षा दी जाती थी, वहां 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वैदिक काल माना जाता है। वैदिक काल बड़ा डिटेल में, बस इतना जान लीजिए, 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें वेदों की शिक्षा प्रमुख है। शिक्षा का मेन उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति होती थी इसमें। उसके बाद आता है बौद्ध काल, जब महात्मा बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 667 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक बौद्ध काल माना जाता है। शिक्षा के इतिहास के अकॉर्डिंग या शिक्षा के विकास में बौद्ध काल 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। उसके बाद मोहम्मद साहब पैगंबर और मुस्लिम काल माना जाता है 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। 1659 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल था। औरंगजेब के शासनकाल तक ही मध्यकाल माना जाता है। इसको मुस्लिम काल को मध्यकाल भी कहा है।
शिक्षा का मध्यकाल कह लीजिए या मुस्लिम काल कह लीजिए, उसको हम मध्यकाल भी कह सकते हैं। मध्यकाल आपने मुस्लिम काल। तो 1760 तक औरंगजेब का शासन था। औरंगजेब ये मान के चलिए अपने शासनकाल में अधिकतर विद्रोह को दमन करता रहा 1659 से 1707 तक। तो 1700 ईस्वी तक मुस्लिम काल माना गया और 1700 से आगे जो है वो आज तक वो आधुनिक काल, शिक्षा का आधुनिक काल कहा गया। तो क्या क्या रहा? वैदिक काल, वैदिक काल के बाद बौद्ध काल आया, बौद्ध काल के बाद मध्यकाल या मुस्लिम काल आया और आधुनिक काल वर्तमान में कौन सा चल रहा है? आधुनिक काल। कब से चल रहा है? 1700 से चल रहा है। लेकिन आधुनिक काल को भी बांटा गया है। देखिए आधुनिक काल को अगर हम देखते हैं तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं। आधुनिक काल को किस किस भागों में? ब्रिटिश काल और स्वतंत्र काल। ब्रिटिश काल की बात करेंगे तो 1700 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, 1947 में भारत आजाद हो गया तो 1947 ईस्वी तक ब्रिटिश काल के नाम से जाना जाता है और स्वतंत्र काल 1947 से अब तक माना जाता है। जो शिक्षा का विकास का स्वतंत्र काल है 1947 से अब तक आधुनिक काल के अंदर। ब्रिटिश काल भी दो भागों में बटा था। आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, फिर बाद में ब्रिटिश का शासन हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश काल, ब्रिटिश शासन का कंपनी काल, ब्रिटिश शासन का, ब्रिटिश शासन का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का 1700 ईस्वी से 1858 या 1857 ईस्वी तक माना जाता है, जब स्वतंत्रता संग्राम 1857 हुआ। उसके बाद जो भारत में व्यापार का जो बागडोर है, जब भारत के बागडोर वहां के महारानी ने अपने हाथों में ले लिया, तो तब से ही 1858 में लिया, तब से ही इसको ब्रिटिश शासन काल माना जाता है। 1947 में आजाद हो गया तो 1947 तक माना जाता है। तो ये भी दो भागों में है, 1700 ईस्वी से 1858 तक और फिर 1858 से लेकर 1947 ईस्वी। तो ये तो था थोड़ा सा समरी भारतीय शिक्षा का इतिहास कैसे कैसे विकसित हुआ। स्वतंत्रता से पूर्व हमने बताया कौन कौन आया? पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, डेन आए। इन लोगों ने आया और इन लोगों ने शिक्षा में क्या क्या विकास किया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, हमने कहा अभी तो बताया कौन कौन सी मिशनरियां भारत आई और भारतीय शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ। तो आधुनिक काल के अंतर्गत हम चल रहे हैं, आधुनिक काल के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए, जैसे बताया कि वास्को डी गामा जो पुर्तगाली नागरिक था 1498 ईस्वी में भारत में जल मार्ग की खोज की। तो पुर्तगाली 1510 ईस्वी में आए और 100 वर्षों तक एक छत्र व्यापार किया भारत। तो वही कहा 1510 में वो जब आए तो गोवा पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया और वहीं पर पुर्तगाली मिशनरियों ने सर्वप्रथम प्राथमिक स्कूल की स्थापना की, या सबसे पहला प्राथमिक स्कूल वहीं पर खोला, जहां पर पुर्तगाली और स्थानीय भाषा, पुर्तगाली और स्थानीय भाषा, गणित एवं स्थानीय शिल्प की शिक्षा दी जाती है। किसकी चीज की? पुर्तगाली भाषा, वहां की स्थानीय भाषा या कहें मातृभाषा वहां की, तथा गणित और स्थानीय शिल्प, वहां की जो स्थानीय शिल्प है उसकी शिक्षा दी जाती थी। इसमें जो बच्चे या जो लोग ईसाई धर्म को अपना लिए थे उनके लिए निःशुल्क शिक्षा थी, साथ साथ जो गरीब थे उनके लिए निःशुल्क थी और गरीबों को खाना कपड़ा ये सब चीज भी दिया जाता था। यहाँ पर जो उन्होंने प्राथमिक स्कूल खोला, उस गोवा के बाद उन्होंने दमन में, दीव में, हुगली में, चटगांव में और बरबई में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की। इसी जगह उन्होंने प्राथमिक स्कूलों की
स्थापना की। उच्च शिक्षा का थोड़ा सा इन्होंने 2 कॉलेज खोले थे, उसके बारे में जान लेते हैं। हमें नॉर्मली जानना है सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में या प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में जानना है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं 1575 में गोवा में जेसुइट कॉलेज, 1575 में गोवा में इन्होंने जेसुइट कॉलेज और मुंबई के पास, मुंबई के नजदीक बांद्रा में उन्होंने सेंट एनी कॉलेज की स्थापना की। 2 कॉलेज इन्होंने खोले, 1575 में जेसुइट कॉलेज और मुंबई के गोवा के पास जेसुइट कॉलेज और मुंबई के पास बांद्रा में सेंट एनी कॉलेज की स्थापना की। ये 2 कार्यों का जो संक्षिप्त कार्य जो था पुर्तगाली मिशनरियों का, वो आपके सामने आया। पुर्तगाली के बाद बात करते हैं डच की बात करें तो डच हॉलैंड के निवासियों को कहा जाता है डच। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1602 में। कब? 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब भारत में व्यापार के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई 1602 में। लेकिन ये अपना थोड़ा बहुत व्यापार करते हैं। मेन जो इनका हुआ 1641 में जब मलक्का पर और 1658 में जब इन्होंने सीलोन पर आक्रमण कर अपने कब्जे में लिया। किस पर आक्रमण किया था? पुर्तगालियों पर, क्योंकि उस समय पुर्तगाली का हिस्सा था। तो पुर्तगालियों पर आक्रमण कर अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और 1779 में जब बेदर का युद्ध हुआ अंग्रेजों से और उसमें वो हार गए, तो इन्होंने अपना बढ़िया बिस्तर समेट कर अपने कारखाने वगैरह उखाड़ कर लेके चले गए हॉलैंड, मतलब भारत से ये रवानगी हो गई। कब? 1779 ईस्वी में बेदर युद्ध जो अंग्रेजों के साथ इनका हुआ। इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र जो स्थापित किए वो बंगाल के पास चिंसुरा तथा हुगली, बंगाल के पास कहां? चिंसुरा और हुगली में, और मद्रास के नागापट्टनम और बल्लीपट्टनम में स्थापित किए। 2 जगह, बंगाल में चिंसुरा और हुगली में और मद्रास के नागापट्टनम और बल्लीपट्टनम में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। और यहीं पर उन्होंने डच के कारखानों में, जो कल कारखाने हैं डच के, उन कल कारखानों में बच्चों को शिक्षा, जो कल कारखाने में काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनके बच्चों की शिक्षा देने के लिए, साथ साथ जो भारतीय हैं उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए, उस कारखाने में काम करने वाले भारतीयों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की। तो ये तो था पुर्तगाली और डच मिशनरियों के शैक्षिक का। आगे देखते हैं डेन फ्रांसीसी अंग्रेजों। अब बात करते हैं डच के बाद फ्रांसीसी ईसाई मिशनरी के शैक्षिक का। फ्रांसीसी, जैसे कि पीछे भी बताया, 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी व्यापारी भारत में प्रवेश किया और उन्होंने अपने कल कारखाने की बात करें तो माही, यानाम, कारीगल, चंद्रनगर और पांचेरी जगह पर स्थापित की। मुख्य केंद्र पांचेरी था। अगर फ्रांसीसियों का देखा जाए व्यापार का मुख्य केंद्र जो था वो पांडिचेरी था, लेकिन चंद्रनगर, कारीगल, यहाँ माही, यहाँ सब बड़े अपने कारखाने उन्होंने स्थापित किए। और यहीं पर ईसाई मिशनरियों ने प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की, जहां पर ईसाई धर्म की शिक्षा देना अनिवार्य था। ईसाई धर्म, जिसको कैथोलिक भी कहा जाता है, इसकी शिक्षा देना वहां पर अनिवार्य था। मतलब ये अनिवार्य रूप से वहां पर पढ़ाया जाएगा। तो इन्होंने यहीं पर अपने प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की। डेन मिशनरियों की बात करा जाए तो डेन जो डेनमार्क निवासी होते हैं 1680 ईस्वी में भारत में आए व्यापार के लिए। इन्होंने श्रीरामपुर, ट्रावनकोर, तंजौर और चिन्नापल्ली में अपने कारखाने स्थापित किए। यहाँ पर इन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए। ट्रावनकोर, तंजौर और मद्रास में इन्होंने प्राथमिक स्कूलों की स्थापना की और इन्होंने भी फ्रांसीसी के तरह ही ईसाई धर्म की शिक्षा इसमें भी अनिवार्य थी। 1716 ईस्वी में ट्रावनकोर में
शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की। एक शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल की भी इन्होंने स्थापना की 1716 में। इन्होंने लगभग 50,000 भारतीयों को, लगभग अगर कहा जाए 50,000 भारतीयों को इन्होंने, जो हिंदू धर्म मानते थे उनको ईसाई धर्म में परिवर्तित किया या भारतीयों को ईसाई बना दिया। लगभग 50,000 यहाँ के ईसाई मिशनरियों ने। और 1845 में ये अपने सारे कल कारखाने बेचकर अपने स्वदेश चले गए। अब बात करते हैं, ये तो हमने सबका पढ़ लिया। अब जो मेन है, जिन्होंने भारत में सबसे ज्यादा राज्य किया, जिनका सबसे ज्यादा प्रभुत्व भारत में रहा, वो रहा अंग्रेजों। अब बात करते हैं इसके बाद अंग्रेजों के अंग्रेजी मिशनरियों की शैक्षिक कार्य। अब बात करते हैं अंग्रेज मिशनरियों की शैक्षिक कार्य। विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में हम बात करेंगे। हम जैसे जानते हैं 1599 में इंग्लैंड के व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और 1600 ईस्वी में वहां की जो तत्कालीन महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत में व्यापार करने की उन्हें अनुमति दी। 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया और उनसे व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति मांगी, लेकिन ये अनुमति जहांगीर ने उसको 1613 ईस्वी में दी और सूरत में उन्होंने अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में भी अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। ये था इनका थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी का संक्षिप्त। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक चीज ये भी था कि 1613 से जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज, कोई भी जहाज भारत आता था तो प्रत्येक जहाज पर एक पादरी उसके साथ आता था और उस पादरी का काम था कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। भारत आता था, उसका काम क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना। अंग्रेज मिशनरियों ने कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में अनेक धर्मार्थ विद्यालयों की स्थापना की। किसकी विद्यालय की स्थापना की? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। धर्मार्थ मतलब जिसमें निःशुल्क पढ़ाई होती है, उस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की। ये विद्यालय दो प्रकार के थे, एक इंग्लिश मीडियम विद्यालय था, दूसरा हिंदी मीडियम विद्यालय था। लेकिन दोनों विद्यालयों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी, मतलब दोनों विद्यालयों में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद अंग्रेजों ने और अपना प्रभुत्व बनाया और फिर पादरियों को विद्यालय चलाने की अनुमति मिली। तो विद्यालय चलाने की जब अनुमति मिली तो उन्होंने बंगाल, मुंबई और मद्रास में अनेक प्राथमिक विद्यालय के लिए सैकड़ों प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। कहां? बंगाल, मुंबई और मद्रास में सैकड़ों विद्यालयों की स्थापना की, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। लेकिन वही चीज, इसमें भी ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। अगर देखा जाए 1757 के प्लासी का युद्ध का थोड़ा सा हम संक्षिप्त आपको बताते हैं। 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। लेकिन जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे उनकी सेना का नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था और मीर जाफर बंगाल का गवर्नर बनने के लालच में अंग्रेजों ने उसे अपने तरफ पहले से ही मिला लिया मीर जाफर को और बोला कि तुम मेरा साथ दो। रॉबर्ट क्लाइव ने उससे बोला तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बनाऊंगा। तो जब दोनों के बीच युद्ध हुआ तो सेना का नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था, क्योंकि वो क्लाइव से मिल गया था। रॉबर्ट क्लाइव लगभग बिना युद्ध लड़े ही बंगाल पर अपना आधिपत्य जमा लिया। फिर बंगाल में मीर जाफर का राज हुआ। मीर जाफर से परेशान होकर फिर बाद में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। वो उसके
मिर्जाफर जो अंग्रेजों के एक हाथ की कठपुतली बन गया था, उसको जब वो अंग्रेजों के मुताबिक कार्य नहीं कर पाया तो अंग्रेजों ने उसको हटाकर मीर कासिम को वहां का नवाब बना दिया गया। फिर बाद में युद्ध हुआ बक्सर, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ये बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो, अंग्रेजी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी तरफ से हेक्टर मुनरो थे, उनके नेतृत्व में लड़ा गया और नवाबों के नेतृत्व में लड़ा गया। नवाब में बंगाल के गवर्नर जैसे अभी बताया मीर कासिम थे, अवध के नवाब जो थे सुजाउद्दौला थे, सुराजुद्दौला वहां थे, यहाँ सुजाउद्दौला ध्यान रखिए, सुजाउद्दौला थे, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। 3 बंगाल के गवर्नर मीर कासिम, नवाब के गवर्नर सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना ने मिलकर कैप्टन हाकिम की सेना के साथ मुकाबला किया, लेकिन वहां पर भी अंग्रेजों को विजय मिला। तो यहां पर 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बंगाल अवध के नवाब सुजाउद्दौला, तो अवध, बंगाल, बिहार और अवध प्रांत पर किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का शासन हो गया। जब वहां अंग्रेजों का शासन हो गया तो वहां पर अंग्रेज मिशनरियों ने अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर दी, अनेक प्राथमिक स्कूलों की स्थापना वहां पर कर दी। तो दोनों युद्ध बड़े महत्वपूर्ण है, प्लासी का और 64 में बक्सर का युद्ध, यहीं से अंग्रेजों का आधिपत्य भारत पर चालू हो गया। ये इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, इसके बारे में हमने आपको संक्षिप्त में बताया। तो उसके बाद से इनका बंगाल, बिहार और अवध प्रांत पर कब्जा हो गया और फिर वहां के अंग्रेजी मिशनरियों ने अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की। बंगाल के श्रीरामपुर में 3 ईसाई मिशनरियां, जिसको कैरे, वार्ड और मार्शमैन कहते हैं, 3 ईसाई मिशनरियां बड़ी प्रसिद्ध हुई, स्थापित हुई वहां पर, जिसको श्रीरामपुर तिमूर्त के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 ईसाई मिशनरियां वहां पर स्थापित हुई, जिसको श्रीरामपुर तिमूर्त के नाम से जाना जाता था। और 1808 ईस्वी में इसी श्रीरामपुर तिमूर्त ने एक पुस्तक निकाली जिसका नाम था हिंदुओं और मुसलमानों के नाम निवेदन। यह पुस्तक प्रकाशित की, इसमें इन्होंने हिंदू धर्म को अज्ञान, आडंबर युक्त, अंधविश्वास युक्त तथा मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद साहब को झूठा पैगंबर करा। इस प्रकार के पुस्तकों को पढ़कर हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क गए और तात्कालिक गवर्नर, जिसके तहत तात्कालिक गवर्नर लॉर्ड मिंटो, उस समय लॉर्ड मिंटो उस समय गवर्नर थे, उन्होंने तीनों को गिरफ्तार कर लिया, उनकी प्रेस को जब्त कर लिया और ईसाई मिशनरी, जो अंग्रेजी मिशनरी ईसाई मिशनरी थे, उनको धर्म प्रचार पर रोका। इसका विरोध इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में बड़ा विरोध हुआ, वहां पर भी 2 घड़े बन गए। लेकिन बाद में इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने 1813 के आज्ञा पत्र में ईसाई मिशनरियों को भारत में बेरोक टोक आने जाने के लिए तथा कंपनी को यह आदेश दिया कि ईसाई मिशनरियां वहां अपना स्कूल स्थापित कर सके। इसीलिए इसका इंग्लैंड में जो वहां के पार्लियामेंट था, ईसाई मिशनरियों को भारत में बेरोक टोक आने का अधिकार दिया गया और कंपनी को आदेश दिया गया कि ईसाई मिशनरियों की शिक्षा की व्यवस्था करने की छूट दी जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 1813 की आज्ञा पत्र का, और फिर साथ साथ हम पाश्चात्य विवाद, लॉर्ड मैकाले, इस सब का अध्ययन करेंगे। आज का ये वीडियो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में कि कैसे कैसे विकास हुआ, कौन कौन से व्यापारी भारत में आए, यूरोपीय व्यापारी, उनके साथ साथ जो ईसाई धर्म प्रचारक आए, उन्होंने भारत में किस प्रकार से शिक्षा का विकास किया, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में विकास किया, उसके बारे में आज हमने अध्ययन किया। आगे के
वीडियो में हम 1813 जैसे यहाँ बात किया, 1813 आगे पर 5 विवाद के बारे में अध्ययन